दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम टू टिट क्लासेस इलाहाबाद। शिक्षक भर्ती के लिए समर्पित टिट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे या कैसे क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आपका जो रेट एग्ज़ाम हो चुका है, सीटेट का जो समय समय पर एग्ज़ाम होता रहता है, यूपी टेट का जो समय समय पर एग्ज़ाम होता रहता है, एमपी टेट का जो समय समय पर एग्ज़ाम होता रहता है, उससे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको यहाँ लिए गए हैं। जो सीडीपी से संबंधित जो क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, इसका सहायता ये होगा कि आगामी जो भी परीक्षा आने वाली है जिसमें बाल मनोविज्ञान पूछा जाएगा, वो रिट का एग्ज़ाम होने वाला है, सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी टेट का, एमपी टेट का, इसके अलावा आपका उत्तराखंड का, पंजाब का, हरियाणा का, बिहार का जो टेट एग्ज़ाम होने वाला है, बाल मनोविज्ञान जहाँ कहीं भी पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसी के इर्द गिर्द रहते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को मार्गदर्शन करके आगे आपको पढ़ाई करना है। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विषय आत्मोद परीक्षण किसके द्वारा निरूपित किया गया? ये देखिए, पर्सनालिटी परीक्षण के लिए, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कई जो है डिज़ाइन दिए गए, कई टेस्ट दिए गए। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, TAT, ये जो है शॉर्टकट में इसको बोला जाता है, TAT, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, विषय आत्म परीक्षण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? इसमें 4 विकल्प आपको दिया गया है: आइजेंक और अर्पोर्ट, गाल्टन और क्रेसमर, युंग और सेल्डन, मार्गन और मुरे। तो ध्यान देंगे, TAT जो है, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, विषय आत्म परीक्षण, ये मार्गन एवं मुरे के द्वारा दिया गया है। अलग अलग विज्ञान के द्वारा अलग अलग व्यक्तित्व परीक्षण दिए गए हैं, जिसमें ये आपका चौथा विकल्प आपका सही हुआ। आगे चलेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका आज का, इसमें एक जो है आप एक बाल चिकित्सक हैं, एक समस्या दिया हुआ है, आप एक बाल चिकित्सक हैं, 7 साल के तरुण को ऑटिज्म से पीड़ित होने का शक था। आपने इस समस्या को आकलन के लिए एक शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक को देखने के लिए भेजा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक आपको एक रिपोर्ट भेजता है और आपको उसमें आने वाले निष्कर्ष उस बच्चे की माँ को समझाने की आवश्यकता है। उसकी ताकत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने वाली सर्वाधिक संभावना है? अब ये 4 विकल्प आपको दिया गया है: मौखिक प्रस्तुति कौशल, मौखिक अवधारणा गठन, ब्लॉक डिजाइन, अमूर्त सोच। ध्यान देंगे, इसका जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, ये जो है बच्चों के ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित है। तो इसमें ब्लॉक डिजाइन जो आपका आंसर है, इसमें इस क्वेश्चन का ब्लॉक डिजाइन है। तो तीसरा जो विकल्प है आपका ये सही हुआ। आगे चलेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है, लिंग किस रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स किस रूप से निर्धारित होता है? अब ये जो है देखिए, जनरली जो जेंडर जो पूछे जाते हैं या सेक्स का वो जो वर्णन रहता है, जेंडर में आप देखते हैं मेल फीमेल होता है, सेक्स में भी मेल फीमेल होता है। तो मेल फीमेल की अवधारणा तो है, लेकिन जेंडर, लिंग कब बोला जाता है और सेक्स कब बोला जाता है, ध्यान देंगे। जेंडर जो होता है सामाजिक होता है। इसमें आप देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं: सामाजिक सांस्कृतिक, जैविक सामाजिक, जैविक और पर्यावरणिक, और सांस्कृतिक और जैविक। तो इसका जो आपका विकल्प होगा, लिंग जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक से होता है। समाज में या सांस्कृतिक में जो कल्चरल जो मेरा होता है, कल्चरल जो हम लोग का होता है, उसमें चर्चा करते हैं कि किसकी भूमिका क्या है, मेल है, फीमेल है, पुरुष है अथवा स्त्री है, उसकी भूमिका क्या होती है समाज में, चाहे वो किसी प्रकार के कंडक्ट से हो, बिजनेस से हो, प्रोफेशन से हो, ऑक्यूपेशन से हो, चाहे पढ़ाई से हो, तो वो आपका सामाजिक और सांस्कृतिक में आएगा। जबकि जो सेक्स होता है वो जनरली जैविक ये होता है, बायोलॉजिकल ये होता है, मेडिकल ये होता है, ये निर्धारित होता है। मेल फीमेल दोनों का आंसर मेल फीमेल होता है, लेकिन ये समाज में या जो है जैविक में अलग अलग लिया जाता है, इसलिए आपका चौथा जो विकल्प हुआ वो सही हुआ। अगला चलेंगे। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है किस रूप में जाना जाता है? नियमों का जो कोई सेट है अर्थ निकालने में मदद करता है, किस रूप में जाना जाता है? वाक्य के रूप में, फोनेम्स के रूप में, शब्द के रूप में, या सिमेंटिक्स के रूप में?
नियमों का कोई एक सेट है जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है। कोई भी भाषा विज्ञान में अर्थ से संबंधित आप देखेंगे कि जो अर्थ से संबंधित होता है या ऐसा नियम जो शब्दों के अर्थ से संबंधित होता है, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे पहले वीडियो में। सिमेंटिक्स होता है, इसको सिमेंटिक्स के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आगे चलेंगे। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, त्रिशा एक 8 वर्षीय लड़की है जो आत्मविश्वास से अंकगणितीय कार्य करती है जिसमें एक संख्या से शून्य को जोड़ने या घटाने शामिल है। पियाजे के अनुसार, अब देखिए वो क्या करती है। त्रिशा एक लड़की है तो समस्या है मेन देखिए कि गणित का वो कार्य कर रही है और शून्य से 8 शून्य संख्या से एक संख्या से शून्य को जोड़ने या घटाने को, जैसे 2 + 0 है या फिर 0 + 2 है या फिर 3 - 2 है या फिर 2 - 0 है। अब 0 को जोड़ने या 0 को घटाने का काम करती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक क्षमता त्रिशा की अवधारणा समझने में बनाती है। अब ये 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, केंद्रीकरण, संरक्षण, तार्किकता या विपरीतता। तो इसमें देखिए अब ये मैथमेटिकल जहाँ भी वर्क होगा, जो मैथमेटिकल वर्क की जाती है, गणित जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ था इसी गणित से ही आप निकालेंगे। गणितीय कार्य करने में सक्षम है और गणितीय कार्य करने में क्योंकि 0 भी वो जोड़ घटा ले रही है और उसका आंसर भी बता रही है कि 0 जोड़ेंगे या 0 घटाएंगे 2 ही आंसर आएगा। इसका मतलब वो लॉजिकल से जुड़ा हुआ है, तार्किकता से जुड़ा हुआ है। आगे चढ़ेंगे। जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 वर्ष का बच्चा बोलने में सक्षम होता है। क्या बोलने में सक्षम होता है? अक्षर, व्याकरण रूप से पूर्ण शब्द, शब्द या कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द। अब 3 साल का कोई बालक है, अब क्या सिलेबल अक्षर बोलने में सक्षम है? व्याकरण रूप से शुद्ध रूप से बोल सकता है, व्याकरण जो रूप से शुद्ध बोल सकता है 3 वर्ष का बालक है, तो ऐसे ही आपका गलत हो गया। शब्द शब्द तो बोल ही लेगा, लेकिन शब्द तो आप देखते हैं कि 1 साल का बालक भी बोल लेता है। पानी, खाना जो या माता पिता, ये शब्द हुआ। अब वो शब्द भले ना समझ रहा हो लेकिन वो पहचान लेता है कि कौन माता है कौन पिता है। थोड़ा बहुत वो 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद बच्चे शब्द बोल ही लेते हैं। 3 साल के बालक को आपको बोलने में सक्षम बताने की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अक्षर, सिलेबल, ये भी गलत हो गया। कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द, कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द जो फंक्शनल, जो वास्तव में प्रैक्टिकली जो है जो हम लोग करते हैं या प्रैक्टिकली व्यवहारिक जो बोल पाते हैं कार्यात्मक रूप से, तो 3 साल का जो बच्चा है कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोलने में सक्षम होगा। तो इस जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, चौथा विकल्प आपका इसमें सही है। आगे चलेंगे। 7वां जो क्वेश्चन है, अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है, सबसे उच्चतम लेवल बताना है। चूँकि अब्राहम मास्लो आपने देखा था कि पदानुक्रमिक का 5 जो है स्तर बताया था उन्होंने, तो इसमें सबसे उच्चतम बताना है। ये जो टॉप लेवल पे सबसे उच्चतम है, इसको बताना है कि कौन सी है। इसमें 4 विकल्प दिया है, सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता या सम्मान की आवश्यकता। ये 4 जो विकल्प दिए गए हैं इसमें आपको आंसर बताना है। ध्यान देंगे, सबसे जो नीचे होता है वो जैविक आवश्यकता होता है जिसमें भोजन, कपड़ा, वस्त्र, आवास आता है। दूसरा जो होता है सुरक्षा की आवश्यकता होता है। तीसरा जो होता है संबद्धता, स्नेह और प्रेम होता है। चौथा जो होता है सम्मान की आवश्यकता होता है और 5वां जो सबसे अंतिम होता है आत्मसिद्धि होता है। तो ये दूसरा चरण दिया हुआ है, ये आपका तीसरा चरण दिया हुआ है, ये चौथा चरण दिया है और ये 5वां चरण दिया है। पहला चरण दिया है जो जैविक आवश्यकता होता है। तो सबसे अंतिम चरण हमसे पूछा जा रहा था, तो ये हो गया। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरा विकल्प आपका सही हुआ। आगे चलेंगे। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है? अब इसमें गहरा स्तर संसाधन, आंशिक संसाधन, विस्तृत संसाधन, उथला स्तर संसाधन। अब यहाँ पर देखिए वस्तु की सतही, यहाँ पे सतही पहले ही लिख दिया है, सतही से ही आपको इसमें आंसर खोजना है, आंसर ढूंढना है। सतही बोल रहा है तो ये गहरा हुआ, ये भी गलत हुआ। आंशिक, विस्तृत गलत हुआ। सतही उथले से है, इसको स्वालो लेवल प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है चौथा विकल्प आपका सही हुआ। आगे चलेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पुनर्बलन से जुड़ा हुआ है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक फ़ोन का वादा किया गया। अब देखिए अच्छा प्रदर्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि एक फ़ोन का वादा किया गया है। पुनर्बलन तो है, कैसा पुनर्बलन है? नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड या सकारात्मक पुनर्बलन। अब यहाँ ध्यान देंगे पुनर्बलन के कई प्रकार जो होते हैं उसमें से आपको पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है,
अब देखिए नकारात्मक पुनर्बलन यहाँ पे कोई नेगेटिव पुनर्बलन तो किया नहीं जा रहा है, नकारात्मक रूप से न तो दंड दिया जा रहा है। नकारात्मक नेगेटिव होता है, जो हम नहीं चाहते हैं वो हमको मिलता है। सकारात्मक जो हम चाहते हैं वो मिलता है, सकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्बलन। अब वो अच्छा प्रदर्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको फ़ोन चाहिए, तो ये सकारात्मक जो है पुनर्बलन हो गया। चौथा विकल्प आपका इसमें आपका सही हुआ। आगे चलेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आनुवंशिक किसकी इकाई है? युग्मनज की, जीन की, निषेचित कोशिका की, क्रोमोसोम की? ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी बच्चों के विकास संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आनुवंशिकता वहाँ भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो आनुवंशिकता ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, जीन से संबंधित होता है। जीन की इकाई, आनुवंशिकता किसकी इकाई है? आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है आनुवंशिकता की इकाई। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा भी जो विकल्प है इसमें आपका सही हुआ। 11 नंबर चलेंगे। 11 नंबर जो है ये देखिए आपका पावलाव संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बच्चा अपने काम करता है क्योंकि अगर वह करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अब वो काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे चॉकलेट मिल रहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, दुष्कर्म उद्दीपक, प्रबलक, या फिर तटस्थ उद्दीपक? ध्यान देंगे जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका पावलाव से नहीं, स्किनर से है। स्किनर ही आपका जो है, स्किनर ही किसी काम करने के बदले या तो कुछ पुरस्कार देते हैं या दंड देते हैं। तो वो जो है आप ध्यान देंगे, जब कभी भी कोई पुरस्कार या दंड की बात आएगा वो पुनर्बलन होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है या बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट पुनर्बलन से जोड़ के इसका री इन्फोर्सर या प्रबलक इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा जो विकल्प है 11 नंबर क्वेश्चन का, ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? थार्डाइक के द्वारा, कोहलर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, या पावलाव के द्वारा? तो ध्यान देंगे ये थार्डाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये पहले से आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए। थार्डाइक प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थार्डाइक थे। आगे चलेंगे, जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसमें देखेंगे, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह किससे प्रेरित है? अब देखिए, अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा क्यों करता है? तो अंक उसको अर्जित करना है, आवश्यकताओं को जानना, आंतरिक कारक, बाह्य कारक, या महारत, लक्ष्य? तो ध्यान देंगे जो 13 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, कोई काम आप क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसी से आपको प्रेरणा या मोटिवेशन का लेवल जान सकते हैं, प्रकार जान सकते हैं। तो ये कार्य पूरा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अंक अर्जित करना है। इसका मतलब परिणाम अच्छा होना चाहिए। परिणाम अच्छा होने का मतलब ये बाहरी कारक हो गया, आंतरिक कारण नहीं हुआ। तो ये बाहरी कारक हो गया। आंतरिक कारण कब होता है? जब सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं या आंतरिक रूप से हमें कोई मोटिवेशन मिलता है, वो आंतरिक कारक होता है। तो ये आपका जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गया, बाहरी कारक हो गया। अगला चलेंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये आपका पावलाव से संबंधित है, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक क्या बन जाता है? उदासीन उद्दीपक, जैसे आपने देखा था पावलाव जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो पहले भोजन आता था, फूड आता था, भोजन आने के बाद लार टपकता था। इसके अलावा दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि घंटी के साथ भोजन दिया, तब लार टपका। अब अगले में उन्होंने क्या किया कि केवल घंटी दिया, फिर देखा तो कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे जब जब जो है भोजन देना होता था तो भोजन से पहले वो घंटी बजाते थे तो लार टपकने लगा। अब क्या हुआ कि अब केवल वो घंटी बजाते थे तो लार टपकता था। तो ये जो घंटी है, यही पूछा गया है कि उदासीन उद्दीपक ये घंटी है। तो घंटी उदासीन उद्दीपक है तो वो क्या बन जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित उद्दीपक, प्रानुकूलित उद्दीपक, या प्रानुकूलित अनुक्रिया? तो ध्यान देंगे जो 14 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, घंटी क्या बन जाता है? तो प्रानुकूलित उद्दीपक, कंडीशनड, क्योंकि अनुकूलित हो गया, वो प्रक्रिया द्वारा उसे अनुकूलित कर दिया गया, प्रानुकूलित उद्दीपक बन गया। उद्दीपक क्यों बना? क्योंकि उद्दीपक का मतलब ये कि उससे कुछ रिस्पांस हमको मिल रहा है। क्या रिस्पांस मिल रहा है? घंटी बजाने से लार टपक रहा है, तो ये उद्दीपक बन गया। कंडीशनड क्यों बन गया? क्योंकि ये अनुकूलित हुआ। अगर ये प्रक्रिया न कराई जाती तब वो उदासीन उद्दीपक था और उसका कोई प्रभाव नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं हो रहा था पहले। आगे चलेंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये भी आपका स्किनर से ही जुड़ा हुआ है। दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज़ से बचा जाता है। दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज़ से बचा जाता है।
यह एक उदाहरण। अब देखिए यहाँ कोई बैरियर है, आप घर में शांतिपूर्वक कोई काम कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जो बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं या बाहर से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है उसको आप रोक रहे हैं, तो ये किस प्रकार का पुनर्बलन है? नकारात्मक है, नकारात्मक दंड है, सकारात्मक दंड है या फिर नकारात्मक दंड है? तो आपको ये बताना है। 15 नंबर के देखिए, बैरियर से आपको बचाव मिल रहा है। बैरियर से बचाव मिल रहा है, इसका मतलब ये आपको फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ क्या हो रहा है कि अब आवाज़ वो नहीं आएगा, शांतिपूर्वक आप काम करेंगे। तो जब कभी भी लाभ हो वो पुनर्बलन का काम करता है। लेकिन ये नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि उससे आप बच रहे हैं, जो बैरियर है वो समाप्त हो रहा है, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन हो गया। सकारात्मक पुनर्बलन तब होता है जब आपको कुछ एक्स्ट्रा लाभ होता है। एक्स्ट्रा लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि जो हानि हो रहा था, तो हानि क्या हो रहा था? आवाज़ें जो आ रही थी, आपके काम करने में विघ्न पड़ रहा था या शांति भंग हो रहा था, तो उससे आप बच रहे हैं। तो ये नकारात्मक चीज़ जो था वो खत्म हो जाएगा अब। तो ये नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। आगे चलेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कई उत्तक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? निरंतरता, एकीकरण, विशेषता या विभेदन? जब कई उत्तक एक ही समय काम करते हैं, कई उत्तक एक ही प्रणाली को जन्म के लिए समन्वय करते हैं। अब ये ध्यान देंगे, अब ये कई उत्तक जब एक ही काम करने के लिए या एक ही प्रणाली को जन्म के लिए समन्वय करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन से ही इसका जो है आंसर छिपा हुआ है। एकीकरण हुआ, कई चीज़ें मिल करके एक जो है समन्वय कर रहे हैं, तो ये एकीकरण हुआ। तो इसका जो आंसर हुआ दूसरा विकल्प आपका सही हो गया। अगला चलेंगे, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कौन सा सिद्धांत अराजकता, नेटवर्क और जटिलता आत्मसंगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है? संज्ञानात्मक, संयोजनवाद, व्यवहारवाद या मानवतावाद? तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान देंगे। अब यहाँ पे अराजकता है, नेटवर्क है, जटिलता है, आत्मसंगठन है, द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है। अब अलग अलग चीज़ें हैं, उसको एकीकृत का काम कर रहा है, तो ये संयोजन हो गया, कनेक्शन स्थापित कर रहा है। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। एकीकरण जहाँ भी कहा जाए या कई चीज़ों मिल करके एक एक जो है एक संगठन या संयोजन का काम कर रहे हैं, तो ये संगठन, संयोजन, एकीकरण सब एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, तो ये संयोजनवाद हो गया, संयोजन का काम कर रहे हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? समावेशी शिक्षा में शिक्षण कौशल पूछा जा रहा है। शिक्षण कौशल, इसमें 3 आंसर सही हो गए, एक गलत होगा। निर्माणात्मक, उपलब्धि, योगात्मक, प्रदर्शन। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको समावेशी शिक्षा में शिक्षण कौशल बताना है। तो उपलब्धि क्या होता है? शिक्षण कौशल में शामिल होता है। योगात्मक शिक्षण कौशल में शामिल होता है। प्रदर्शन शिक्षण कौशल में शामिल होता है। जबकि समावेशी शिक्षा में जो निर्माणात्मक होता है ये शिक्षण कौशल में शामिल नहीं होता है। तो जो गलत है वही आपका आंसर सही है, क्योंकि पूछा है कि शिक्षण कौशल में कौन शामिल नहीं है। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है पहला आपका विकल्प सही हुआ। इसके अलावा जो 19 नंबर का क्वेश्चन है देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम होती है? पालन पोषण करना है, बच्चे का विकास भी देखना है और लाभ होने की जो संभावना है वो सबसे कम बताना है। इसमें 4 विकल्प है, 3 में अधिक होगा बल्कि 1 में सबसे कम होगा। अनुमोदक, असंबद्ध, सत्ताधारी, आधिकारिक। अब यहाँ पे देखिए चारों विकल्प हैं, इसमें सबसे अधिक नहीं बताना है, सबसे कम आपको बताना है 19 नंबर में। अनुमोदक परमिसिव है। अब अनुमोदन लेकर के या परमिशन लेकर कोई बच्चा काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो सीखेगा ही, थोड़ा बहुत तो उसका पालन पोषण होगा ही। बहुत अच्छा तो नहीं होगा, बहुत तेज़ तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसका होगा। इसका मतलब ये आप सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम कौन होगा? सत्ताधारी। सत्ताधारी मतलब कि आप जो है अथॉरिटेरियन के रूप में काम कर रहे हैं कि आप ही से बच्चा पूछ करके या फिर परमिशन लेके या बिना आपके अनुमति से कोई काम नहीं कर सकता है, तो ये सत्ताधारी के अंतर्गत आता है। आधिकारिक, ये भी जो है आपसे बिना परमिशन के बच्चा काम नहीं कर रहा है। आधिकारिक, अधिकारी की भूमिका के रूप में आप पालन पोषण कर रहे हैं बच्चों का, तो कुछ न कुछ तो विकास यहाँ भी हो रहा है, कुछ न कुछ विकास यहाँ भी हो रहा है, कुछ न कुछ विकास यहाँ भी हो रहा है। लेकिन अनइन्वॉल्व, आप इन्वॉल्व ही नहीं हैं, आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़े ही नहीं हैं, तो आपसे मतलब ही नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो बच्चे के विकास में आप कुछ सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, बच्चा खुद ही अपना विकास कर रहा है या खुद ही अपना कार्य कर रहा है, भावनात्मक रूप से आप जुड़े ही नहीं हैं, असंबंध ही नहीं। तो सबसे कम जो पालन पोषण होगा, सबसे जो कम विकास होगा वो दूसरे विकल्प में होगा। तो इसका जो आंसर होगा 2 नंबर का आपका सही हुआ। आगे चलेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए।
छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? रचनात्मकता विकसित करना है, कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, शिक्षक को रचनात्मकता के महत्व पर व्याख्यान देनी चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना चाहिए, या फिर शिक्षक को स्वयं भी रचनात्मक नहीं सर स्वयं भी रचनात्मक होना चाहिए। अब ये 20 नंबर में देखिए 4 आपका आंसर दिया हुआ है, चारों में कौन सही है? तो कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? इसमें सबसे बेस्ट आंसर आपको बताना है। वैसे तो सब सही है। देखिए, शिक्षक को रचनात्मकता के महत्व पर व्याख्यान देना चाहिए। व्याख्यान देने से बच्चा सीखते तो हैं, लेकिन उतने सक्रियता से नहीं सीखते हैं, तो बहुत ही अच्छा आंसर आपका नहीं है। बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन बेस्ट आपको आंसर देना है। आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं, जो भी व्याख्या दे रहे हैं, प्रश्न पूछने का अवसर दे रहे हैं, तो बच्चा उससे कुछ न कुछ तो सीखेगा ही। शिक्षक को स्वयं भी रचनात्मक होना चाहिए। शिक्षक रचनात्मक क्लास जो करा रहा है, उसको खुद रचनात्मक होना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो आपको सही तो तीनों है। अब पहला आंसर देखिए, सबसे बेस्ट आंसर आपको देना है, शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। बच्चे को बिल्कुल स्वतंत्र रखना चाहिए। आप क्या रिस्पांस दे रहे हैं, क्या फीडबैक दे रहे हैं, या फिर क्या फ्रीडम देना चाहिए रिस्पांस देने के लिए। तो जो सबसे तेज विकास होगा या सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा, ये पहला आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चा वहाँ स्वतंत्रता महसूस करेगा। वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी टीचर पढ़ाएगा, समझाएगा, सिखाएगा, या जो कुछ प्रदर्शित करेगा, उसमें अगर बच्चा स्वतंत्र होगा, तो ऐसी स्थिति में वो प्रतिक्रिया देगा, और प्रतिक्रिया देने में झिझक नहीं करेगा, या फिर कुछ सोचेगा समझेगा नहीं, बल्कि वो आसानी से इन्वॉल्व होगा जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है। तो ये चारों जो विकल्प में जो सबसे बेस्ट आंसर है, वो पहला विकल्प आपका सही है। आगे चलेंगे, 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये जीन पियाजे से क्वेश्चन आ गया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? अब ये 4 अवस्था दिया हुआ है: औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। अब इसको एज से डिवाइड कर लीजिए कि कौन किसमें है। तो जो 0 से 2 वर्ष का होता है, संवेदी पेशी होता है। इसके अलावा 2 से जो 6 साल होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके अलावा 7 से जो 12 होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 12 से जो 18 होता है, ये आपका औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो सबसे जो लास्ट हुआ, वो पहला हुआ, वही आपसे पूछा जा रहा था। तो इसको पियाजे की 4 अवस्था है, इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये उल्टा दिया हुआ है, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। तो आगे चलेंगे, जो 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या होता है? छिटपुट विकास या कहीं कहीं विकास, समान विकास, विकास के विभिन्न दर, कोई विकास नहीं। अब शरीर का हिस्सा जो होगा, विभिन्न जो हिस्सा है, कुछ न कुछ विकास तो होता रहता है। तो ऐसा गलत जो आंसर दिया है कि कोई विकास नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। छिटपुट विकास या कहीं कहीं विकास, ऐसा भी गलत हो गया। छिटपुट विकास या कहीं कहीं विकास नहीं, बिल्कुल विकास तो हर जगह होता है, कहीं कहीं विकास नहीं होगा। समान विकास, ये भी गलत हो गया। समान रूप से विकास नहीं होता, बल्कि हाथ या पाँव या जो मस्तिष्क है, सबके जो विकास करने की अवस्था है, विकास करने का जो दर है, एक समान नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। तो आपका जो आंसर है वही सही है, कि विकास का जो दर होगा अलग अलग होगा, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होगा। शरीर में हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फिजिकल पार्ट्स तो है ही हैं, मेंटल जो मस्तिष्क है वो भी है। तो सबका जो विकास का दर होता है, रेट होता है, सबका अलग अलग होता है। तो आपका जो बेस्ट आंसर इसमें आया, तीसरा आंसर सही है। अगला देखेंगे, आपका आगे का जो क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षकों को छात्रों के विविध समूह की आवश्यकताओं को किसकी आवश्यकता होती है? ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, योजना बनाने की, हैंडल करने की, या समझौता करने की? शिक्षक जो भी छात्र के विविध समूह हैं, उन समूहों की आवश्यकताओं को क्या करेगा? शिक्षक कैसे मैनेज करेगा या कैसे उनको डील करेगा? तो केवल ध्यान रखेगा ऐसा नहीं, केवल हैंडल करेगा, केवल समझौता करेगा नहीं, बल्कि योजना बनाने की आवश्यकता है कि वो जो विविध समूह हैं, उनकी आवश्यकताओं की योजना बनाएगा कि कैसे कैसे वो क्या कार्य करेंगे। जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं, आगे कैसे कैसे कार्य करेंगे, कैसे कैसे उनकी एक्टिविटी होगी। तो योजना बनाने में पहले विशेष ध्यान रखेगा। शिक्षकों को छात्रों के विविध समूह की आवश्यकताओं को योजना की आवश्यकता है कि क्या क्या वो करने वाले हैं, कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं। तो इसका जो आंसर हुआ, दूसरा जो आंसर है आपका सही है। आगे चलेंगे, 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन बच्चों को इस समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है? समाज में रहने के लिए अब सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्तिगत कार्यों पर कार्य करना, सहयोग से काम करना, पुरस्कार के लिए काम करना, एकांतता में काम करना।
अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो की पॉइंट है उसको देखिए। समाज में रहना है और सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको बताना है। तो समाज में रहने के लिए व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान देना, ये जो है ये आपका बिल्कुल गलत हो गया। इसमें सेल्फिश आप बोले जाएंगे, या सामाजिक नहीं बोले जाएंगे, या समाज यहाँ बोल रहा है और आप व्यक्तिगत केवल अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। समाज में रहना है तो सबके कामों पे ध्यान देना है। केवल पुरस्कार के लिए काम करना, ये भी गलत हो गया। ये भी सेल्फिश माना जाएगा कि आप पुरस्कार पाने के लिए काम कर रहे हैं। एकांत में काम करना, ये भी गलत हो गया। भाई समाज में रहना है, सबसे मिल करके रहना है, सबसे मिल करके कार्य करना है, तो एकांत में रहना ये भी गलत हो गया। तो आपका जो आंसर पॉजिटिव है वही सही है, कि सहयोग से काम करना, सबके साथ सहयोग करना है और सबके साथ मिल करके रहना है, और केवल अपने कार्यों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि सबके कार्यों में सहयोग करना है, सहयोग की भूमिका होनी चाहिए। तो वो सामाजिकता हुआ, या समाज में रहने की जो, या सामाजिक विकास हुआ, उसको माना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद करता है। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो विद्यालय है, और असफलता दूर करने में सहायता कौन करता है। उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना, क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना, उनके अनुभव कक्षा को बताना। अब ध्यान देंगे, विद्यालय में असफलता को दूर करने के लिए एक कोई कक्षा है, चाहे वो चौथी कक्षा हो, तीसरी कक्षा हो, पाँचवीं कक्षा हो, असफलता दूर करने के लिए मतलब फेल ना हो जाएं, या फिर अगली कक्षा में जाने से वो रुक ना जाएं, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा, केवल उन्हें देखिए, उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना, ये गलत है। उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना, ये भी गलत हो गया। उनके अनुभव कक्षा को बताना, ये भी बेस्ट आंसर नहीं है। बेस्ट आंसर क्या है, क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहन करना। उनकी जो क्षमताएं हैं, चूंकि वो फेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, जो परीक्षा होने वाली है अगली कक्षा में जाने के लिए, जो विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वो मंथली हो, त्रैमासिक हो, वार्षिक हो, या हर हफ्ते जो टेस्ट किए जाते हैं, चूँकि नई शिक्षा नीति में समय समय पर असेसमेंट की बात है, सतत और जो है समग्र मूल्यांकन की बात है। तो समय समय पर जो मूल्यांकन किया जा रहा है, उसमें कोई बच्चा फेल हो जा रहा है, असफल हो जा रहा है, तो उनकी जो क्षमता है, उनको प्रयास देने पर अधिक बल देना है, प्रेरित करना है और प्रोत्साहित करना है कि आप आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हो। तो प्रेरणा देंगे और प्रोत्साहन करेंगे कार्य करने के लिए, या प्रयास करने के लिए प्रेरणा देंगे, तब वो आसानी से आगे बढ़ सकता है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आपको ये बताना है, इसमें जो कुछ आपने किया, इसमें कितने क्वेश्चन का आपका आंसर सही हुआ, फीडबैक देंगे। इसके अलावा जो है आप ये बताएंगे कि इसमें जितने क्वेश्चन हैं, उसमें किस में आपको समस्या हुआ, या जो प्रॉब्लम किस में हुआ। कोई स्पेशल टॉपिक हो, कोई स्पेशल क्वेश्चन हो जो आपको समझने में दिक्कत हुआ, एक्सप्लेन अगर आप करवाना चाहते हैं, या फिर स्पेशल जो है आपको डिटेल वीडियो अगर चाहता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो कुछ भी वीडियो कैसा लगा, या इसमें कमेंट्स आप बताएंगे कि इससे संबंधित रिस्पांस कैसा रहा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।